हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो आप लोगों के सामने टॉपिक लेके आई हूँ वो है गैमेटोजेनेसिस का, और ये एचटेट टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के लिए हेल्पफुल है। उसके अलावा ये एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स हैं एक तरीके से, जिसकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और तो मैंने जो है इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई किया है, साथ में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मेंशन किया है। तो आप यहाँ से चाहें तो अपने नोट्स आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और ना भी प्रिपेयर करें तो आप जो है इस क्लास की हेल्प से जो है लर्न भी कर सकते हैं। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जैसे जो टेस्टिस हैं वो प्रोड्यूस करें अगर स्पर्म्स को, ओवरीज जो है वो प्रोड्यूस करें एग्स को, मतलब कि एग्स या ओवम को। इसमें जो स्पर्म्स हैं वो मेल गैमेट्स हैं, एग्स जो हैं वो फीमेल गैमेट्स हैं। तो अगर मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है और फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसको जो है गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अगर इसमें इंडिविजुअली हम लोग बात करें, जैसे स्पर्म्स का प्रोडक्शन फ्रॉम टेस्टिस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और जो ओवरीज प्रोड्यूस कर रही हैं एग्स या ओवम को, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी करेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में देखो, टेस्टिस जब प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को फ्रॉम इमैच्योर मेल जर्म सेल्स, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। तो जो स्पर्मेटोगोनिया मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्लास नहीं ली है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके और वो पहले आप वो करके और उसके बाद ही अगली क्लास लें, तो आपको जो है थोड़ा बेनिफिट होगा। तो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है जो प्रेजेंट थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, उनके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, और उनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। तो माइटोटिक डिवीजन जब होता है तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है, जो वो वेरियस नंबर जो है उसका इंक्रीज होता है। तो उसके बाद जो है स्पर्मेटोगोनिया जो क्या है, देखो 2n इन नंबर है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स का पेयर हो गया, 2n इन नंबर है, और इससे जो है क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, माइटोटिक डिवीजन के बाद बने हैं। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होती है, मियोसिस होती है। यहां देखिए मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद दो इक्वल सेल्स बनते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये देखो, क्योंकि मियोसिस हुई है, रिडक्शनल डिवीजन हुई है, तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो गया, 2n से n हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट मियोसिस थी, उसके बाद सेकेंड मियोसिस होती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। देखो, यहाँ तो दो इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। जब सेकंड मियोसिस हुई तो 4 स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होती है, 1 2 3 एंड 4। 4 स्पर्मेटिड्स की जो है क्या होती है, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गए, स्पर्मेटिड्स बन गए। अब आगे ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ये जो है स्पर्मेटोजोआ में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, और बाय द प्रोसेस स्पर्मायोजेनेसिस, स्पर्मायोजेनेसिस की हेल्प से जो स्पर्मेटिड्स हैं वो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स में जो है क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखो, स्पर्म हैड नाउ बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जैसे ही स्पर्मेटोजोआ की स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है तो अब उनको न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, अब उनकी फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन अब उनको न्यूट्रिशन चाहिए आगे चलने के लिए, आगे काम करने के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए। तो वो क्या करते हैं, अपने हेड को जो है क्या करते हैं, सर्टोली सेल में एम्बेड करते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसके बाद जो है क्या करते हैं, वो फाइनली रिलीज हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। न्यूट्रिशन लेने के बाद वो रिलीज हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। देखो, प्यूबर्टी के टाइम पर स्पर्मेटोगोनिया जो है स्टार्ट होता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पर जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो जो है इंक्रीज हो जाता है। ये जो है GnRH जो है, ये क्या हो जाता है, इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो जब GnRH का अमाउंट इंक्रीज होता है तो दो हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, एक तो FSH को रिलीज करता है और एक ये LH को रिलीज करता है। तो दो हार्मोन यहाँ पर रिलीज होते हैं, एक तो FSH रिलीज होता है और एक LH रिलीज होता है। तो FSH का काम क्या है,
ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर, और वहां से क्या करता है, कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है जो हेल्पफुल होते हैं स्पर्मायोजेनेसिस में। अब आपको पता होना चाहिए स्पर्मायोजेनेसिस, आपने पीछे पढ़ा था स्पर्मायोजेनेसिस का प्रोसेस, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आप, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स बनी थी, हाँ यहाँ पर है, देखो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ को स्पर्मायोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है एफएसएच क्या करता है, सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है और रिलीज करता है कुछ फैक्टर्स जो किसमें हेल्प करते हैं, स्पर्मायोजेनेसिस में। कहने का मतलब स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन में फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। एलएच जो है वो एक्ट करता है लेडिग सेल्स पर। ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं कि एफएसएच जो है किस पे एक्ट करता है, एलएच किस पे एक्ट करता है। एफएसएच सर्टोली सेल्स पर और एलएच जो है लेडिग सेल्स पर एक्ट करता है, ठीक है। और सिंथेसाइज करता है एंड्रोजन्स को। एंड्रोजन्स जो है वो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, काइंड ऑफ मेल जो हॉर्मोन्स हैं उनको बोला जाता है एंड्रोजन्स। तो ये जो है यहाँ पर एलएच किस पे एक्ट करता है, लेडिक सेल्स पर, और सिंथेसाइज करता है एंड्रोजन्स को। अब हमारा जो नेक्स्ट है, हमें जो इसमें करना है वो करना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखो कैसा होता है, यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा ये कैप लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल भी प्रेजेंट है। इसको जो है नेक रीजन बोला जाता है। और ये जो है नेक के बाद जो ये बीच वाला नेक, तो देखो ये इसका ज्वाइनिंग है इसके हेड का और मिडल पीस के बीच की जो ज्वाइनिंग है ना, इसको नेक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये है मिडल पीस, ये पूरा मिडल पीस है। और ये टेल तो आपको दिख ही रही है। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। देखो एक्रोसोम किससे फिल्ड होता है, विद सर्टेन एंजाइम से। और एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, ओवम की फर्टिलाइजेशन में। जैसे ही स्पर्म जो है वो एंटर करता है ओवम के अंदर, जैसे एंटर करेगा तो उस टाइम पर एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में जो है क्या है, हेल्प करते हैं। और आपको पता होगा एक्रोसोम एक कवरिंग है, जैसे ही जो स्पर्म हेड एंटर करता है तो एक्रोसोम जो कवरिंग है वो हट जाती है वहां से ओवम के अंदर जब एंटर करता है। उसके बाद मिडल पीस में क्या है, वेरियस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से जो है मूवमेंट ऑफ टेल हो, मतलब कि टेल की मूवमेंट जो है वो हो पाती है, ठीक है। तो विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। तो मतलब एक तरीके से जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है वो मिडल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ह्यूमन मेल जो है वो इजैकुलेट करता है एक टाइम पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस। मतलब एक क्वाइटस में इतने मिलियन स्पर्म्स जो है वो निकलते हैं। उनमें से 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज होती है और 40% के अंदर जो है वाइग्रस मोटिलिटी होती है, मतलब कि वो बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा वाइग्रस होता है वही जो है क्या करता है, ओवम के पास पहुंचता है और उसको फर्टिलाइज करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमें देखो यहाँ पर सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स को सीमन बोला जाता है, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा में आपका न्यूट्रिशन आ जाता है एक तरीके से, और स्पर्म प्लस न्यूट्रिशन तो उस जो सिक्रीशन होता है, जो रिलीज होता है एक्चुअली मेल की एक्सटर्नल जेनिटेलिया से, तो उसको जो है सीमन बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है oogenesis। अब oogenesis में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड oogenesis। ये भी oogenesis, ये मैच्योर फीमेल गैमेट यहाँ पर क्या है, ओवम है, ठीक है। oogonia आर फॉर्म्ड विद इन, देखो oogonia जो होते हैं ये सेल्स होते हैं और ये कब फॉर्म होते हैं, जब फीटल ओवरी है, मतलब कि जब मदर की वोम में है गर्ल चाइल्ड, उस टाइम पर जो oogonia है वो क्या होते हैं, oogonia क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। उस टाइम पर फीटल ओवरी में आप बर्थ के बाद कोई भी oogonia जो है, नॉट आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ के बाद कोई भी oogonia जो है ऐड नहीं होता। जितने oogonia पहले प्रेजेंट होंगे बस वही होंगे। अब oogonia के अंदर क्या होता है, ये जो है मियोसिस की प्रोफेज 1 स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाते हैं एक तरीके का। मतलब अरेस्ट का मतलब ये कि आगे जो है बढ़ते नहीं है, प्रोफेज स्टेज पर रुक जाते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो oogonia जब प्रोफेज 1 स्टेज पर जो है अरेस्टेड हो जाएंगे, एक तरीके से रुक जाएंगे, आगे फर्दर नहीं जाएंगे, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte जो है कवर्ड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। इसके ऊपर ये जो प्राइमरी oocyte है इसके ऊपर ना ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग आ जाती है। और जब ये प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग आती है तो इसको प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है। और जब मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाएंगी, देखो इसके ऊपर और लेयर्स आ गई ग्रेनुलोसा सेल्स की, तो इसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही जब लेयर्स बढ़ती जाती हैं तो देखो आगे टर्शरी फॉलिकल बनता है। और ये जब टर्शरी फॉलिकल ऐसे ऐसे बनता है तो बीच में ना एक कैविटी डेवलप हो जाती है और इस कैविटी को एंट्रम बोलते हैं,
ठीक है। उसके बाद टर्शरी फॉलिकल क्या करता है, इट अंडरगोज मियोसिस, और उसके बाद दो टाइप के सेल्स की फॉर्मेशन होती है, एक तो सेकेंडरी oocyte बनता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ठीक है। और यहाँ पर जो टर्शरी फॉलिकल है वो आगे भी मैच्योर होता है कई केसेस में, और वो क्या बना लेता है, ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है। और सेकेंडरी oocyte जो ये यहाँ पर है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी तो देखो डीजेनरेट हो जाती है, ये तो बचती ही नहीं है, ये डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, ये डीजेनरेट हो जाएगी। सेकेंडरी oocyte जो है उसके सराउंड में जोना पेलुसिडा की लेयर आ जाएगी, जोना पेलुसिडा लेयर जो है प्रेजेंट हो जाएगी, और ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर हो जाता है बाद में, और क्या बना लेता है, सेकेंडरी oocyte प्लस सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, वो भी डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, इसलिए लिखी ही नहीं है मैंने यहाँ पर। तो सेकेंडरी oocyte बना, और देखो यहाँ पर टर्शरी, ये जो सेकेंडरी oocyte था ना, मैंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट लिख दिया। देखो यहाँ पर ना मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, टर्शरी फॉलिकल के बाद डायरेक्टली सेकेंडरी oocyte लिख दिया अंडरगोज मियोसिस से। पर कई केसेस में क्या होता है, ये टर्शरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद ये जब ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, बर्स्ट करता है ना, रप्चर होता है, जब जो है क्या होता है, सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है, ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि यही बनते हैं सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी नहीं बनती, मैंने गलती से बोल दिया। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। तो यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी मैंने लिखी नहीं, उसकी नीड नहीं थी, क्योंकि वो डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, तो वो तो रहेगी नहीं, उसको तो हटा ही देते हैं। तो यहाँ पर जो है सेकेंडरी oocyte बन गया किससे, एक तरीके से ग्राफियन फॉलिकल से। तो यहाँ पर अगर मैं चाहती तो यहाँ पर पहले ग्राफियन फॉलिकल लिख के और फिर सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी भी लिख सकती थी। ठीक है, तो जो है ये हमारा यहाँ पर जो है जो प्रोसेस है किसका, oogenesis का, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो आज का टॉपिक था मैंने लिया था गैमेटोजेनेसिस में, एक तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis, ये दोनों टॉपिक जो है हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अगला टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में खास डिमांड है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, मैं पर्टिकुलर वो टॉपिक के भी आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये क्लासेस और ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप इनको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।